नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2016 के प्रश्न पत्र की, जो निरस्त हो गया था। पैटर्न बिल्कुल समान रखेंगे। जो भी टर्म्स आएंगे, बेसिक टर्म्स क्वेश्चन के बीच में आएंगे, वो हम समझते चलेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, कैपेसिटर जैसे शब्दों से डर लगता है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसान शब्दों में ये डर आपका खत्म हो जाए। बिल्कुल छोटे छोटे टर्म्स आराम से समझते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल बिना देरी किए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक प्रमुख भाग है? ये आपसे पूछा जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाता है, क्या? ट्रांजिस्टर आ जाता है। ट्रांजिस्टर क्या है? तो एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मैं क्या कह रही हूँ? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो क्या करता है, तो एक तो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्विच के तौर पर। जैसे बचपन में आप जिससे खेलते थे और आज हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, वही स्विच है। उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो एम्पलीफायर के तौर पर किया जाता है। ये भी समझ लेते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। पहले दो चीज़ समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है? तो एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो एज अ स्विच किया जाता है, यानी ऑन ऑफ के लिए किया जाता है और साथ ही एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। अब देख लीजिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अर्धचालक। नाम से पता चल रहा है आधा चालक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चालकता के आधार पर किसी भी तत्व को किन भागों में, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम देखें तो एक होता है आपका कंडक्टर, दूसरे की बात करें तो क्या होता है? सेमीकंडक्टर, और तीसरे की बात करें तो क्या होता है? इंसुलेटर। चालकता के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है, क्या होता है? कंडक्टर होता है। दूसरा क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। और तीसरा होता है इंसुलेटर। हिंदी में क्या कहेंगे? तो ये होता है चालक, ये होता है अर्धचालक, और ये होता है इंसुलेटर, यानी कुचालक। ठीक है। यदि हम चालकता की बात करें तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी होगी? चालकता का मतलब क्या हुआ? जो विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन किससे होता है, कैसे होता है? जहां इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसकी विपरीत दिशा में आपको विद्युत धारा का प्रवाह देखने को मिलता है, और विद्युत धारा का जो प्रवाह करते हैं उसे चालक कहा जाता है। जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं उसे कुचालक कहा जाता है। अब अर्धचालक क्या हुआ, यानी सेमीकंडक्टर क्या हुआ? तो याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यानी तापमान को बढ़ाने पर ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? तो व्यवहार करते हैं कंडक्टर की तरह, यानी चालक की तरह। और यदि हम टेम्परेचर को कम कर दें तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो ये इंसुलेटर यानी कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा। जैसे आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो खौलने लगता है, उसके जो कण होते हैं वो क्या होने लगते हैं? दूर दूर होने लगते हैं। या अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जैसे आप किसको बढ़ाएंगे? तो तापमान को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है। तो अर्धचालक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो चालक में कन्वर्ट हो जाता है। यदि तापमान कम रखा जाए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो कुचालक में कन्वर्ट हो जाता है। यदि कंडक्टिविटी की बात करें, यानी चालकता की बात करें, तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी होगी? जाहिर सी बात होगी, सबसे ज्यादा चालकता होगी कंडक्टर में। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा? तो सेमीकंडक्टर में आएगा। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तो इंसुलेटर आएगा, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह देखने को नहीं मिलता है। जितने भी हमारे धातु हैं वो चालक है। अभी हम सेमीकंडक्टर की बात कर ही लेंगे। कुचालक क्या हुआ? जैसे प्लास्टिक हुआ, जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। इतना मामला क्लियर हो तो हम चल सकते हैं किसकी तरफ? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की तरफ चल सकते हैं। देखिए, अर्धचालक को यदि हम इनके प्रकारों की बात करें तो ये आपको दो प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक होता है इंट्रिंसिक यानी आंतरिक। क्या कह रही हूं मैं? एक होता है इंट्रिंसिक,
देखिए, आप आज कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो आपको सबसे आसान शब्दों में यहाँ पर मिल जाएगा और रिवीजन करने में आपको काम आएगा। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आरओ या आरओ के पेपर में आपको मिलता है तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे लेक्चर देखने के उद्देश्य से मत देखिए, बिल्कुल कॉपी पेन निकाल के बैठिए और एक एक चीज़ नोट करते चलिए। ठीक है, इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो एक होता है इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर और क्या होता है दूसरा एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक को क्या कहा जाता है तो और क्या कहा जाता है तो प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है, यानी शुद्ध तरीके का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। वहीं हम बात करें एक्सट्रिंसिक की तो क्या होता है तो ये होता है कंपाउंड यानी यौगिक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। अब प्योर कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर अर्धचालक की तरह काम करते हैं। मैं क्या कह रही हूँ? वातावरण में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो ना तो चालक का गुण दिखाते हैं ना तो कुचालक का गुण दिखाते हैं, बल्कि उनमें अर्धचालक का गुण देखने को मिलता है। अर्धचालक का गुण कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि तापमान आप बढ़ा देते हैं तो उनकी चालकता बढ़ जाएगी, अगर तापमान घटा देते हैं तो उनकी चालकता कम हो जाती है। ऐसे कौन कौन से तत्व मौजूद हैं तो देखेंगे, एक आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है। सिलिकॉन का परमाणु नंबर कितना है, परमाणु संख्या कितना है तो 14 है। ये परमाणु संख्या क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आगे लिंक करूंगी कि केमिस्ट्री कैसे फिजिक्स से जाके लिंक होता है, वो भी बात करेंगे हम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात आप करेंगे तो आपको जर्मेनियम देखने को मिलता है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है तो 32 है। ये क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, ये जो अर्धचालक होते हैं, कौन से अर्धचालक? जो प्योर टाइप के होते हैं, जो वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनमें चालकता बहुत कम होती है। अब चालकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा तो प्योर में कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाएगी। क्या मिला दी जाएगी? प्योर में यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में यदि हम कुछ अशुद्धियां मिला दें दूसरे तत्वों की तो वो क्या बन जाता है तो एक्सट्रिंसिक यानी कंपाउंड टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है और इसकी चालकता भी बढ़ जाती है। चालकता बढ़ने के साथ साथ अगर हम इसको डिवाइड करें कि कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं तो 2 टाइप के आपको यहाँ पर नजर आते हैं। एक एन टाइप, सब हमने पढ़ रखा है, बस हमें याद नहीं है। एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप का सेमीकंडक्टर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जिसमें पेंटावेलेंट अशुद्धियां मिलाई जाती है। पेंटावेलेंट मतलब क्या हुआ? पंच संयोजी तत्व मिलाए जाते हैं। इसका मतलब भी हम समझ लेंगे, यदि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिला दे? पंच संयोजी तत्व मिला दे तो वो क्या हो जाते हैं? एन टाइप हो जाते हैं। पंच से पी से याद रखते हैं और पी टाइप लगा के आ जाते हैं। याद रखिएगा, एन टाइप में क्या होता है तो पेंटावेलेंट अशुद्धियां मिलाई जाती है। अभी एकदम आसान शब्दों में समझ लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बहुत आसान से चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, एन टाइप मतलब क्या हुआ? पेंटावेलेंट अशुद्धियां इसमें मिलाई जाती है। और पी टाइप मतलब क्या हुआ तो इसमें ट्राईवेलेंट यानी त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती है। किसमें मिलाई जाने की बात की जा रही है तो प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में हम कुछ तत्व मिला देते हैं, जैसे पंच संयोजी तत्व और त्रिसंयोजी तत्व जब हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है तो कंपाउंड टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। और साथ में इसकी चालकता भी शुद्ध तरीके की जो सेमीकंडक्टर है उसकी तुलना में ज्यादा होती है। अब मिलाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा? जर्मेनियम का नंबर 32 और सिलिकॉन का नंबर 14। हम क्या कर रहे हैं तो इन दोनों में कुछ अशुद्धियां मिला रहे हैं। एक बात हमने की किसकी तो हमने बात की एन टाइप की, और दूसरी बात हमने किसकी की है तो हमने बात की है पी टाइप की अशुद्धियों की। दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे, अगर हम किसको जर्मेनियम को और सिलिकॉन को गौर से देखते हैं तो देखिए इसमें भी आपको बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। वही हम बात करें सिलिकॉन की तो इसमें भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, यानी ये क्या हुए? चतुर्संयोजी तत्व हुए। ये मामला क्लियर है? जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये क्या हुए? चतुर्संयोजी तत्व हुए। एक पिछले एपिसोड में हमने चतुर्संयोजी तत्व की बात की थी। किसकी बात की थी? जो हमारे पेरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा घुलनशील तत्व है। कौन सा है? कार्बन है, जिसके
चार जो होते हैं आबंध खुले हुए रहते हैं, जिसके अपर रूप की बात की थी हमने हीरा और ग्रेफाइट की, तो वो भी क्या है, चतुर्संयोजी। चतुर्संयोजी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके बाहरी कक्ष में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। वहीं मैंने क्या कहा कि जब हम सिलिकॉन में यानी प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में यदि हम पंच संयोजी तत्व यानी पेंटावैलेंट अशुद्धियां मिला देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फास्फोरस, इसका नंबर कितना है, तो है 15। आर्सेनिक, इसका कितना नंबर है, तो याद रखिएगा 33 है। और एंटीमनी यानी Sb, इसका परमाणु संख्या कितना है, तो याद रखिएगा कि 51 है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, लास्ट में आप देखेंगे तो इनके सब में अंतिम कोश की अगर बात करें, अच्छे से देख लीजिए, ये अंतिम कोश की बात करें तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। आर्सेनिक की बात करें तो इसमें भी 1 2 3 4 5। वहीं हम एंटीमनी की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 है। यानी पंच संयोजी अशुद्धियां जब हम प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाता है। वहीं हमने बात की किसकी, तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात की, जिसमें क्या मिलाया जाता है, तो त्रिसंयोजी तत्व मिला दिए जाते हैं। त्रिसंयोजी तत्व कहने का मतलब क्या हुआ कि बाहरी कक्ष में आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लिया गया है गैलियम का, परमाणु संख्या कितना है, तो 31। बोरॉन का एग्जांपल लिया है, परमाणु संख्या 5 है। और एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया है, परमाणु संख्या 13 है। और सभी के आप बाहरी कक्ष में देखेंगे तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन सभी के कक्ष बाहरी कक्ष में देखने को मिलते हैं। तो इसे क्या कह दिया जाता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कह दिया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि इतना मामला आपको क्लियर हो चुका होगा। तो याद रखिएगा, इसमें हम गैलियम्स के साथ भी मिक्स कर सकते थे। मैंने एग्जांपल यहाँ सिलिकॉन का लिया है, आप चाहे तो गैलियम कह रही हूँ मैं, जर्मेनियम के साथ भी आप यूज़ कर सकते थे कि यही एग्जाम्पल सेम किसके साथ बन जाता, तो जर्मेनियम के साथ भी बनाया जा सकता था। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे बाहरी कक्ष में है 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देखेंगे तो बाहरी कक्ष में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन की बात करूँ तो बाहरी कक्ष में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके 4 इलेक्ट्रॉन जब क्या बनाएंगे, आबंध बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्या क्लियर होनी चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं, सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में है 4 इलेक्ट्रॉन, और यदि हम बात करें फास्फोरस की, उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 के साथ 4 आबंध बनाता है तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एन टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। वहीं हम बात करेंगे, देखिए जैसे हम बोरॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आबंध बनाता है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 1 होल खाली रह जाएगा। इसके 4 है, 1 2 3 4, 3 आकर भर गए, 3 आबंध बना लिए, तो क्या हो जाएगा, तो 1 होल खाली रह जाएगा। तो याद रखिएगा, जो पी टाइप का है वहाँ पे होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना मामला क्लियर हो गया होगा कि जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। जब क्या करते हैं, एन टाइप को पी टाइप के साथ मिक्स कर देते हैं। एन टाइप क्या हुआ, शुद्ध के साथ हम क्या किए, तो पेंटावैलेंट अशुद्धियां मिला दिए। वहीं पी टाइप क्या हुआ, तो शुद्ध के साथ हम क्या मिला दिए, तो ट्राईवैलेंट अशुद्धियां मिला दिए। अब हम एन टाइप को पी टाइप के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, तो जंक्शन डायोड बन जाता है। मैं क्या कह रही हूँ, जैसे ही हम एन टाइप को पी टाइप के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे ये हो गया आपका एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये हो गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यदि हम क्या कर दें, इन दोनों को मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है, और उसे ही क्या कह दिया जाता है, तो डायोड कह दिया जाता है। क्या लिखा है, डाई मतलब दो सिरा किस में होता है, डायोड में होता है। क्या किया जाता है, तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाता है, किसके साथ, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ मिला दिया जाता है, तो वो डायोड बन जाता है। अगर अच्छे से देखना चाहे क्या होता है मामला, तो ये देखिए,
जैसे ही देखिए यहाँ पे एन टाइप का किसके साथ मिल जाता है, पी टाइप का मिल जाता है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाते हैं, पी टाइप में चले जाते हैं, और यहाँ पे धनावेश हो जाता है और यहाँ पे ऋणावेश हो जाता है, और ये धनावेश और ऋणावेश मिलकर क्या बनाते हैं, एक डिप्लीशन लेयर बनाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं तो किसका, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा है वहाँ से क्या होगा, जिसके पास कम है उसकी तरफ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और पी टाइप में क्या होता है, होल ज़्यादा होते हैं। तो एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें, पी टाइप में जाता है। और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो भी दान करने वाला होता है वो धनी होता है, दान कर रहा है मतलब वो क्या है, धनी है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसकी तरफ जाता है, पी टाइप में जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है धनावेश, और यहाँ पे बन जाता है दूसरी तरफ यानी पी टाइप में क्या बन जाता है, ऋणावेश बन जाता है। और इसे ही क्या कह दिया जाता है, तो डिप्लीशन लेयर कह दिया जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो जंक्शन डायोड का एग्जाम्पल है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर इतना मामला क्लियर हो गया है तो हम आगे चल सकते हैं और ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर की बात की गई थी। आपको दो तत्व तो क्लियर है कि ये दोनों सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। क्या कहा गया था, ट्रांजिस्टर एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी अर्धचालक से बना हुआ है। तो ये दोनों तो बना है। वहीं हम ऑस्मियम की बात करें और रेडमियम की बात करें, ऑस्मियम का 76 परमाणु संख्या और रेडमियम का 88 परमाणु संख्या। देखते हैं इसका संरचना क्या है। ऑस्मियम देखिए बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे कि रेडियम की बात करें तो रेडियम में भी आपका क्या है, तो बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी सेमीकंडक्टर की तरह काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऑप्शन आपके पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। बचे ये दोनों, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिल जाता है तो क्या बन जाता है, डायोड बन जाता है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि 2 एन और 1 पी, जैसे सैंडविच बनता है, सैंडविच में क्या, 2 ब्रेड बीच में आलू, वैसे ही क्या होगा, 2 एन टाइप बीच में क्या हो, पी टाइप हो। या फिर कह सकते हैं 2 पी टाइप और बीच में एन टाइप हो, तो ये क्या बन जाता है, तो ट्रांजिस्टर बन जाता है। ट्राई यानी 3, डायोड में डाई यानी 2। ये मामला क्लियर हो। जब 2 एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं तो डायोड बनता है, और 3 अगर क्या मिल जाए, एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मिल जाए तो वहाँ क्या बन जाता है, ट्रांजिस्टर बन जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैसे दिखता है डायोड और ट्रांजिस्टर वो देख लीजिए। ये है डायोड, सिरा कितना है, 2 है। एक सिरा एनोड की तरह काम करता है यानी पॉजिटिव काम करता है, और दूसरा सिरा क्या करता है, तो कैथोड की तरह काम करता है यानी नेगेटिव काम करता है। वही हम बात करें ट्रांजिस्टर की तो 2 पैर किसके थे, डायोड के थे, और 3 पैर किसके हैं, तो ट्रांजिस्टर की है। अगर और ज़्यादा घुसने का मन हो साइंस में तो आप क्या कीजिए, कोई भी सर्किट खोलिए, हरी कलर की एक पट्टी दिखाई देती है, उसमें आपको डायोड भी दिख जाएगा और ट्रांजिस्टर भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जिसके 2 पैर है वो क्या है, डायोड है, जिसके 3 पैर है वो क्या है, ट्रांजिस्टर है। 2 पैर क्यों है, क्योंकि एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। वहीं ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसके 3 पैर हैं, और इसमें क्या होता है, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। देखिए जब भी हम एन टाइप में पी टाइप मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं, एक तत्व में दूसरा तत्व मिला के सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। और ट्रांजिस्टर की बात करें तो सबसे कम डोपिंग होती है बेस में, सबसे अधिक डोपिंग एमीटर में होती है, और एमीटर से कम होती है कलेक्टर में। यदि कहूँ तो क्या होगा, एमीटर में सबसे ज़्यादा होती है, कलेक्टर में उससे कम होती है, और बेस में उससे भी कम होती है। डोपिंग की बात की जा रही है। डोपिंग मतलब क्या होता है कि 2 तत्वों को मिला दिया जाए। हमने बात की थी सैंडविच मोड में होता है, पी टाइप को मिला दिए किसे, एन टाइप से, और यही होते हैं बेस, एमीटर और कलेक्टर, ठीक है। वैसे ही ये क्या हो गया, एनपीएन का एग्जांपल हो गया। एन में बीच में क्या मिला दिया है, पी मिला दिया है, तो इसे ही कहा जाता है बीजेटी यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। मैं इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ, प्रश्न में नहीं था फिर भी, क्योंकि आने वाले प्रश्न में आपको ये सारे टर्म्स उपयोग किए जाएंगे। क्या, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल किया गया है और जंक्शन डायोड भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये मामला समझ में आ गया होगा कि जंक्शन डायोड क्या होता है और बीजेटी क्या होता है, इतना मामला समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि आर्सेनिक दिया गया है, जर्मेनियम दिया गया है, दोनों ही सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ट्रांजिस्टर जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसमें किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका जवाब भी प्रश्न में लिखा है। क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण भाग है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। मतलब यदि हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो उसका महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो हम क्या करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम चीज़ें मिला रहे हैं, चाहे वो पेंटावेलेंट अशुद्धियाँ हो चाहे वो ट्राइवेलेंट अशुद्धियाँ हो। हम किस में मिला रहे हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम में। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 और जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 32 है, और दोनों के बाहरी कक्ष में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और उसी में हम क्या मिला रहे थे? तो एन टाइप की अशुद्धियाँ और पी टाइप की अशुद्धियाँ मिला रहे थे। तो महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा? तो महत्वपूर्ण आर्सेनिक नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? तो जर्मेनियम है। इसलिए इसका आंसर क्या होता है? बी सही हो जाता है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है? बी है। देखिए इस सीरीज में मैं ट्राई करती हूँ जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाना चाहिए वही क्वेश्चन में प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे ताकि आपको आगे अगर क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व करने में आसान हो जाए। जो क्वेश्चन ऐसा है कि हम रट के काम चला सकते हैं या हमें जो चीज़ें याद करनी होगी हम समझ नहीं सकते, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझते चलना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपको दिया गया है। ये सुमेलन में क्वेश्चन आपको दिया ही जाता है आरओ में। देखिए साइंस के क्वेश्चन थोड़े से एवरेज से अबव रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपसे ये सब क्वेश्चन छूटे नहीं। यदि 10 से 15 क्वेश्चन का मामला बन रहा है, कभी कभी 16 से 20 प्रश्नों का भी मामला बनता है, तो अगर आप 9 से 10 क्वेश्चन भी सही कर ले गए तो मेरे लिए ये उपलब्धि होगी। तो आप बहुत ही आराम से देखिए और एक छोटे छोटे कंसेप्ट भी आराम से देखिए। तो आपको पहले में क्या दिया गया है? तो थर्मिस्टर दिया गया है। नाम से ही खतरनाक लग रहा है, और सामने लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सामने लिखा गया है कैपेसिटर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? संधारित्र कहा जाता है। और सामने क्या लिखा गया है? थर्मोमीटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब मेरे से कोई नहीं पूछेगा कि बीजेटी क्या होता है। बीजेटी वही होता है सैंडविच मोड में सेमीकंडक्टर को अरेंज कर दिया जाए। किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी बात की गई है डायोड, जंक्शन डायोड की, यानी पीएन जंक्शन डायोड की बात की है। वो किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है? हमने बात की थी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एम्पलीफायर की तरह किया जाता है। एम्पलीफायर मतलब क्या होता है कि तरंग अगर कम है तो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाना, यही होता है एम्पलीफाई कर देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो बढ़ा देने का काम कौन करता है? तो एम्पलीफायर का काम करता है बीजेटी यानी ट्रांजिस्टर करता है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ और ये भी ऑप्शन गलत हुआ। मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए? गलत हो गए, क्योंकि ट्रांजिस्टर का काम क्या है? एम्पलीफाई करना। वहीं हमने जंक्शन डायोड की बात की है। जंक्शन डायोड जो है वो एज अ रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी की तरह काम करता है। दिष्टकारी कहने का मतलब क्या हुआ? रेक्टिफायर कहने का मतलब क्या हुआ? जो जंक्शन डायोड है उसका इस्तेमाल रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो रेक्टिफायर क्या काम करता है? तो रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। मैं क्या कह रही हूँ कि रेक्टिफायर क्या करता है? एसी जो धारा आती है, अल्टरनेट जो करंट आता है, उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये ध्यान आप रखिएगा कि एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो। अगर ये समझाए तो लंबा हो जाएगा मामला, तो बस आप ये ध्यान रखिए। और हमें वहाँ इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना है, हमें टेक्निकल टर्म्स की तरफ नहीं जाना है। बस ये समझना है कि हम जंक्शन डायोड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। साथ में एज अ स्विच हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये ऑप्शन इसका है और ये ऑप्शन इसका है, तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बात रही कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? तो देखिए एक नया पेज ही ले लेते हैं। देखिए दो आपके क्या बना दिए हमने? मेटालिक प्लेट ले लिया।
धात्विक प्लेट लेते हैं और उसके बीच में क्या है, कुचालक का इस्तेमाल करते हैं। कुचालक मतलब क्या हुआ, चाहे आप यहाँ पे एयर ले लीजिए यानी वायु ले लीजिए, या इन दोनों के बीच में हवा भी है तो हवा भी कुचालक है। तो दो मेटालिक प्लेट के बीच में हम यदि क्या करें, कुचालक को रखें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, संधारित्र में कन्वर्ट हो जाता है। संधारित्र क्या होता है, इसका एक जो होता है वो एनोड की तरह काम करता है और दूसरा जो पक्ष होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। और संधारित्र क्या करता है, यानी कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर नाम से ही पता चल रहा है कैपेसिटी, कुछ होल्ड करने की कैपेसिटी रखता होगा। तो क्या होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये आवेशों को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जिसे हम Q से दर्शाते हैं। याद रखिएगा, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। कौन, कैपेसिटर क्या करता है, तो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ट्रांजिस्टर क्या काम कर रहा था, तो एम्पलीफाई करने का और स्विच एज अ स्विच काम कर रहा था। वहीं डायोड क्या काम कर रहा था, तो डायोड दृष्टकारी की तरह यानी रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा था, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो ये ऑप्शन में सामने लिखा हुआ था थर्मामीटर, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, थर्मो रेजिस्टर लिखा गया है। इसमें दो शब्द का इस्तेमाल किया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किन दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो देख लीजिए। एक है थर्मल और दूसरा क्या है, तो रेजिस्टर। हमने एपिसोड 1 में रेजिस्टर की बात की थी। रेजिस्टर क्या करता है, तो रजिस्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध क्या है, किसी चीज को रोकने का काम करता है। विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध होता है उसे ही क्या कह दिया जाता है, प्रतिरोध कह दिया जाता है, यानी रेजिस्टर कह दिया जाता है। यहाँ पे एक और टर्म है थर्मल। थर्मल का संबंध किससे है, तो टेम्परेचर से है। ठीक है, ताप और ऊष्मा में भी हमने डिफरेंस पढ़ा था एपिसोड 2 में। सब कुछ रिपीट नहीं होगा, जाके आप वो एपिसोड देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और लिंक होती चले। थर्मल यानी टेम्परेचर, रजिस्टर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब जिसका क्या हो, प्रतिरोध में परिवर्तन हो। क्या कह रही हूँ मैं, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो किस में परिवर्तन आए, रजिस्टर में परिवर्तन आए, यानी प्रतिरोध में उसके परिवर्तन आए, उसे ही क्या कह दिया जाता है, तो थर्मो रेजिस्टर कह दिया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं, एक होता है NTC और दूसरा होता है PTC। यानी NTC का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और आपका PTC का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव यानी NTC का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है यानी प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव का मामला ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। वहीं PTC मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो मामला किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। और टेम्परेचर को हम मापते किससे हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि थर्मोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है, ऑप्शन ए दूसरे का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे कथन ए दिया हुआ है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। बहुत ही दैनिक जीवन से एग्जाम्पल दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। आपको रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है। कारण क्या कह रहा है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। अब आप मुझे बताइए, 2 मिनट पॉज लीजिए और सोचिए गर्मियों में हमको कैसे रंग पहनने चाहिए। हमें डार्क ब्लैक रंग का कपड़ा पहनना चाहिए या लाइट रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। तो हम क्या प्रेफर करते हैं, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यानी या तो वाइट पहन लेंगे या वाइट का कोई शेड पहन लेंगे, हल्का पिंक ऐसे कलर या हल्का पीला ऐसा रंग पहनना पसंद करते हैं। क्यों पहनना पसंद करते हैं, एक तर्क हम देते हैं कि अगर काला रंग पहना है मतलब गर्मी ज़्यादा लगेगी। क्या गर्मियों में काला रंग पहन कर आ जाते हो, गर्मी ज़्यादा लगेगी, ये कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो क्या है, ऊष्मा के अवशोषण ज़्यादा करते हैं। किसके कंपेयर में, तो लाइट रंग के कपड़ों के कंपेयर में ज़्यादा करते हैं। देखिए ये ब्लैक रंग की
टी शर्ट है, टी शर्ट में क्या होता है, तो जो भी यहाँ पे प्रकाश की किरण आएगी ये क्या होगी, तो अवशोषित कर ली जाएगी और क्या करेगी, तो हीट प्रोड्यूस करेगी, जिसके कारण क्या होगी, हमें ज़्यादा पसीना आएगा। वहीं हम बात करें किसकी, तो हम बात करें सफ़ेद रंग के कपड़े की, यदि गर्मियों के सीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगी, वाइट लाइट का मतलब क्या होता है, बै जा नी ह पी ना ला, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। क्या पढ़ा था हमने, विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम होते हैं, जो प्रकाश जो सूर्य से किरण आ रही है वो इस स्पेक्ट्रम में निकल रही है, तो वो सभी रंगों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। सफ़ेद रंग या हल्के रंग के कपड़े क्या करते हैं, इसे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, तो हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आप गर्मी के समय आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के मत निकल जाइएगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। वैसे भी जो ब्लैक कलर होता है सबका फेवरेट होता है, सब पहन के निकलते हैं, लेकिन ठंडी में पहन के निकलिए, धूमधाम से पहन के निकलिए, लेकिन गर्मी में पहन के मत निकलिए। तो आपका क्या है, ऑप्शन ए भी सही है, और ऑप्शन जो आपको कथन दिया है वो भी सही है, और जो कारण दिया है वो भी सही है। तो क्या सही हो जाता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स, यही होता है कि जो दोनों कथन दिए हैं वो सही दिए गए हैं, और आर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो आर जो कारण दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है, वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाता है, इसका ए उत्तर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ये समझ लेंगे कि यदि हमें एक दो ऑप्शन नहीं पता हो तो हमको क्या करना है। देखिए, इसकी बात हमने विस्तार से पहले भी की है कि किस रोग से, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन जनरली क्या होता है, हम बाहर से लेते हैं, हम बाहर से आहार के रूप में लेते हैं। तो एक टेबल में मैंने पूरा मेंशन कर दिया था कि कौन सा विटामिन का स्रोत है, अगर विटामिन नहीं खाएंगे तो कौन सा रोग हो सकता है। ये सारी बातें हमने पहले भी एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो वापस से चीज़ें एक्सप्लेन ना करते हुए हम ये समझ लेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। विटामिन ए दिया हुआ है और सामने लिखा गया है, रतौंधी लिखा गया है। नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, मतलब रात में दिखाई देना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नाम की बीमारी होती है। विटामिन B3 की बात की गई है। B3 अगर नहीं भी पता हो, थोड़ा सा ये ऑप्शन साइड करके रख देते हैं। सी की तरफ चलते हैं। विटामिन डी दिया गया है, विटामिन डी से दिया है कलर ब्लाइंडनेस। ये ब्लाइंडनेस वाला मामला डी से संबंधित नहीं है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग देखने को मिलता है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। और ऐसे ही ये क्वेश्चन आप सही बना के ले चले जाएंगे कि ये ऑप्शन गलत है और इस उत्तर का, इस प्रश्न का सही उत्तर है। वहीं ऑप्शन डी देखते हैं, तो ऑप्शन डी यानी आपको फॉलिक एसिड दिया गया है। फॉलिक एसिड से क्या होता है, रक्त अल्पता की प्रॉब्लम होती है, यानी खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और विटामिन B3 भी ध्यान रख लीजिए कि B3 से क्या होता है, तो पेलाग्रा नाम का रोग होता है। तो ऑप्शन डी भी सही है और ए भी सही है। कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, सी हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर किसकी, तो प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 प्रश्न क्या कह रहा है, कथन 1 दिया गया है, कैस्कूटा की बात की गई है, या कस्कूटा जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, एज अ टीज क्वेश्चन उठा के नहीं दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि आपका थोड़ा सा भी कंसेप्ट पैरासाइट के मामले में क्लियर हुआ होगा तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर विश्वास करना हो तो टीचर से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आपको किस पर विश्वास करना है, खुद पर करना है, और साथ में किस पर करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है। और ये उसका एग्जाम्पल है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही घुमा के नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। क्वेश्चन ए, कथन ए में पूछा है आपसे, कैस्कूटा परजीवी आवर्त बीजी का उदाहरण है। यहाँ पे एक शब्द नया जोड़ दिया है, एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी। आवर्त बीजी क्या होता है, तो जिसके बीज फल में होते हैं उसे ही क्या कह दिया जाता है, तो एंजियोस्पर्म कह दिया जाता है। बाकी फोकस कीजिए परजीवी पे, हमने बात की थी। जो अमरबेल है वो आप कमेंट में बताएंगे कि किस टाइप का पैरासाइट है, पूरा आप कैटेगरी बताएंगे कि ये
होलो पैरासाइट है कि सेमी पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट है कि रूट पैरासाइट है, इसकी बात हमने विस्तार से एपिसोड 3 में की है। तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक चीज़ तो क्लियर है, ये परजीवी तो है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कारण में दिया है यह पोषी पौधे की पत्तियों से, यहाँ है मामला फंसता। ये पोषी पौधे की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी अमर बेल की, कि ये क्या करता है, दूसरे पौधों के ऊपर पूरी तरीके से लपेट लेता है और क्या करता है, उनसे पोषण ग्रहण कर लेता है। इसमें पत्तियां होती ही नहीं हैं, इसमें फूल होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इसमें आपको छोटे छोटे वाइट कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। और ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से तने को ही लपेट लेते हैं और वहाँ से क्या कर लेते हैं, खनिज और पोषक तत्व जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये किस में आक्रमण करते हैं, तने में आक्रमण करते हैं, ना कि पत्तियों में। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपका ऊपर का ऑप्शन यानी कथन तो सही दिया है, लेकिन कारण गलत दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा सही है। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 6 की। मच्छरों के बारे में अगर आप अभी निकलेंगे तो आपको जगह जगह पैम्पलेट दिखाई देंगे कि मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मच्छरों से सेफ रहिए। क्वेश्चन देखिए, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, केवल नर रक्त चूसते हैं। यहाँ पे नर मच्छर की बात की जा रही है। केवल मादा रक्त चूसती है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि नर रक्त चूसते हैं या मादा रक्त चूसती है, ये प्रश्न पूछा गया है। आगे कथन दिया गया है, मादा पौधों का रस चूसती है। आगे दिया है, मादा की अपेक्षा नर के डेने, डेने यानी डंक की बात की जा रही है, डेने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। ये आपसे प्रश्न, ये आपको कथन दिए गए हैं और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। 2 और 4 सही है, 1 और 2 सही है, 3 और 5 सही है, या 2 और 5 सही है। दिखते कैसे हैं नर और मादा मच्छर, देख लेते हैं। देखिए, मेल जो मच्छर होते हैं, मेल मॉस्क्यूटोज जो होते हैं, वो फीमेल की तुलना में साइज में छोटे होते हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि मादा मच्छर का साइज बड़ा होता है किसकी तुलना में, तो मेल जो मच्छर है, मेल जो मॉस्क्यूटो है, उसकी तुलना में ये बड़े साइज के होते हैं। साथ में अगर हम इसकी डंक की बात करें तो डंक का साइज भी क्या होता है, तो फीमेल मॉस्क्यूटो में बड़ा होता है। ठीक है, साथ में मेल मॉस्क्यूटो जो होते हैं वो फूलों का रस या फलों का रस चूसते हैं, वहीं खून चूसने का काम कौन करता है, तो मादा मच्छर करती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कह रही हूँ मैं, वापस रिपीट कर देते हैं। इनका आकार भी छोटा, इनके डैने भी छोटे। ये क्या करते हैं, फलों का रस चूसते हैं। वहीं मादा की बात करें तो इनका आकार भी बड़ा, इनके डैने भी बड़े, और साथ में ये क्या करती हैं, तो हमारा खून चूसती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, देखिए, नर रक्त चूसते हैं तो ये ऑप्शन गलत है, मादा रक्त चूसती है तो ये सही है, मादा पौधों का रक्त चूसती है तो ये गलत है, मादा की अपेक्षा नर के बड़े होते हैं डैने तो ये गलत है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं तो ये सही है। यानी 2 ऑप्शन और 5 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 6वें का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके क्या करना है, आपको सही उत्तर चुनना है। वापस से आपको सुमेलित करने का मामला दिया गया है। सेम अप्रोच रखना है। क्या अप्रोच रखना है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको पता है तो सबसे पहले वो लगा लीजिए और देखिए आपको उत्तर वहीं मिल जाएगा। आपको और ऑप्शंस में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सूची 1 में दिया गया है हड्डियों में उपस्थित होता है, सामने दिया गया है लैक्टिक एसिड, सिरका में उपस्थित अम्ल दिया है, साथ में दिया गया है एथिलीन दिया गया है, इसी को एथीन भी कहा जाता है। सामने लिखा है दूध का खट्टा होना, इसके सामने दिया गया है एसिटिक एसिड, फलों का पकना दिया गया है और सामने लिया गया है कैल्शियम फास्फेट। हम क्या बोलते हैं, जब हड्डियां कमज़ोर हो रही है मतलब क्या है, कैल्शियम की कमी है। तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन तो सही टिक हो जाता है कि हड्डियों में क्या उपस्थित होगा, तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होगा, यानी 1 का 4 सही है। ऑप्शन देख लीजिए, 1 का 1 सही है, 1 का 2 सही है, 1 का 3 सही है, 1 का 4 सही है। यही आपका सही हो जाता है कि 1 का 4 सही है और उत्तर आप यहीं सही कर ले जाएंगे। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड यानी
C3H6O3 हो जाएगा। एथिलीन की बात करें तो CS2 डबल बॉन्ड CS2 हो जाएगा, यानी C2H4 हो जाएगा। एसिटिक एसिड को और भी क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक अम्ल कहा जाता है, यानी CH3COOH का मामला बनेगा। कैल्शियम फॉस्फेट की बात हम कर चुके हैं। देखिए ये आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कि सिरके में क्या होता है, तो सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5, 6 जितने आपको स्टार लगाने हैं लगा लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए कि सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। और दूध का खट्टा होना क्या होगा, दही बनेगा, या दूध का खट्टा होना या दही की बात करें तो आपको इसमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। तो ये आप दोनों बहुत ही ज़्यादा कंठस्थ कर लीजिए। इसके लिए एक टेबल एनसीईआरटी में दिया गया है, कौन सा टेबल है वो भी देख लेते हैं। टेबल आपका दिया है, ये टेबल आप अच्छे से दिमाग में रट के चले जाइएगा। ये आप लगा लीजिए अपने स्टडी टेबल पे और बार बार रिवाइज कर लीजिए। सिरके में क्या मिलेगा, तो एसिटिक एसिड मिलेगा, जिसे क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में अगर ऑप्शन घुमा दिया तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो एसिटिक अम्ल मिलता है। वहीं हम बात करें आपको संतरा और नींबू, इन दोनों में आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। सिट्रिक एसिड किसका स्रोत है, तो विटामिन सी का स्रोत है। हमने बात की थी एपिसोड में कि हमें विटामिन सी कहाँ से मिलता है, तो खट्टे फलों से मिलता है। और खट्टे फलों में कौन कौन से शामिल हैं, तो संतरा और नींबू शामिल है। तो इसमें कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, तो सिट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें दही की, हम बात कर रहे थे, या खट्टा दूध की बात कर रहे थे, तो आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। चींटी के डंक या नेटल के डंक में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मेथेनोइक अम्ल देखने को मिलेगा। यहाँ हमने बात की थी किसकी, एथेनोइक अम्ल की बात की थी, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मेथेनोइक अम्ल की बात कर रहे हैं। ये क्या है, CH3COOH है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, एथेनोइक अम्ल होता है, जिसमें 2 कार्बन है, उसे क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल का क्या फॉर्मूला है, SCOOH। कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले कहीं आपको मेथेनोइक अम्ल के अलावा ये फॉर्मूले आपको सामने सुमेलित करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो एथेनोइक अम्ल ये हो गया, मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में और नेटल के डंक में। ऑक्जेलिक अम्ल आपका दिया है, टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वहीं इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। सिरका में एसिटिक अम्ल, दोनों डंक की बात की, चींटी के डंक, नेटल के डंक में क्या, मेथेनोइक अम्ल। वहीं हमने टमाटर की बात की है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। वहीं हमने नींबू और संतरा की बात की, तो उसमें क्या मिल जाएगा, सिट्रिक अम्ल मिल जाएगा। और साथ में हमने बात की है इमली की, जिसमें टार्टारिक अम्ल देखने को मिलता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो कैसे ये 2 दे सकता है, तो ऐसे ऐसे आपको दे सकता है स्ट्रक्चर। तो 1, 2 यानी C2 है, O4 है और H2 है। तो यहाँ पे मामला क्या हो गया, C2H2O4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। तो इतना मामला क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, और आज का अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो हम क्या करेंगे, तो पार्ट 2 में कर लेंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 2016 के प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, जो निरस्त हो गया था। प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण के लिए किया जाता है। दिया सलाई माचिस के निर्माण के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन दिया है डाई फास्फोरस, बी ऑप्शन दिया है काला फास्फोरस, सी ऑप्शन दिया है लाल फास्फोरस, और डी ऑप्शन दिया है सिंदूरी फास्फोरस। तो याद रखिएगा, दिया सलाई बनाने के लिए हमेशा लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। इसके अलावा कौन कौन से तत्व जो होते हैं वो किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, माचिस के निर्माण में किए जाते हैं, वो आपको यहाँ दे दिया गया है। रेड लेड की बात की है, पोटेशियम क्लोरेट की बात की है, एंटीमनी सल्फाइड की बात की है, और साथ में गोंद के मिश्रण को बनाकर क्या किया जाता है, तो माचिस का निर्माण किया जाता है। आपको क्या याद रखना है, जो मेन कंपोनेंट है माचिस का वो क्या है, लाल फास्फोरस है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने क्या कर लिया है, 2016 के प्रश्न पत्र जो निरस्त हो गया था उसके हमने 8 प्रश्न की बात की है। आगे हम दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जो क्वेश्चन डाउट है अगर कुछ, आप तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सुझाव देना है कि किस तरीके से इस एपिसोड को और बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप अभी हमें सुझाव दे सकते हैं। और समझ में आया या नहीं आया ये भी आप हमें कहाँ बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।